पढ़ रहे हैं अध्याय गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? अपवर्तन किसे कहते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस निर्माता सूत्र क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे लेंस सूत्र किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। हम जानते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है, पहला तो वास्तविक, दूसरा आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब लेंस सूत्र क्या होगा और आभासी बनेगा तब लेंस सूत्र क्या होगा। आज हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। ठीक है, चलिए पहले चित्र बना लेते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष में ये हमारा लेंस रखा है अवतल लेंस। ओ इसका प्रकाश केंद्र है, मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु रखी है ए बी, एक वस्तु रखी है, मुख्य अक्ष के सामने क्या रखी है? ए बी। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? हमने प्रतिबिंब रचना के 3 नियम पढ़े हैं। 3 नियम में से चूंकि हमको प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी किरणें चाहिए? 2, तो कोई भी 2 किरणों का यहाँ पे हम क्या कराएंगे? आपतित कराएंगे और देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। चलिए पहली किरण मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हुई। तो अवतल लेंस में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है ना? इधर चले गई लेकिन कैसी प्रतीत हो रही? किधर से आ रही है? फोकस से। दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से गई तो बिना विचलित हुए निकल गई। हम जानते हैं प्रकाश केंद्र से होकर जो किरण जाती है वो बिना विचलित हुए निकल जाती है। अब दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही है? यहाँ पर। तो हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हमको प्राप्त होगा यहाँ पर। ये प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है और यहाँ पर किरणें मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब कैसा प्रतिबिंब है? आभासी की वास्तविक? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये तो हमने चित्र बना लिया। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये अवतल लेंस है, इसके सामने एक वस्तु रखी है ए बी, इससे चलने वाली एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वो किधर से होकर आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए निकल जाती है। दोनों किरणें ये इस पॉइंट में मिलती है तो हमारा प्रतिबिंब ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हमको प्राप्त होता है। ठीक, ये तो चित्र हो गए, इसके बारे में समझ लिया हमने। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए त्रिभुज ए बी ओ, एक त्रिभुज बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। इस दोनों त्रिभुज में देखिए क्या हो रहा है? ये 90 अंश है, ये वाला कोण भी कैसा है? 90 अंश। और ये वाला कोण इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है। मतलब दोनों त्रिभुज में 2 कोण कैसे हैं? आपस में बराबर। जब 2 कोण बराबर है तो तीसरा कोण बराबर होगा ही, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ये आपका 90 अंश है और मान लीजिए ये वाला कोण 30 अंश। 90 धन 30 120, तो बचा कोण 60 अंश का, ये वाला और ये वाला। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो रहा है? तीनों कोण आपस में बराबर है, अर्थात दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप त्रिभुज है। और हमने जब सिद्ध कर लिया कि दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों में भुजाएं अनुपातिक होती है। इसका अर्थ ये है पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, पहले त्रिभुज का कर्ण बटे दूसरे त्रिभुज का कर्ण।
भुजाएं, मतलब एक का लंब दूसरे का आधार नहीं हो सकता, पहले का लंब बटे दूसरे का लंब ही होगा। ठीक, इतना समझ लिए। चलिए हम लिखते हैं, हम कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, दोनों कैसे हैं? समरूप है। अतः भुजाएं अनुपातिक होंगी। कौन कौन सी भुजा? इसका लंब ए बी बटे इसका लंब ए डैश बी डैश। बराबर बड़े त्रिभुज का आधार ओ बी और छोटे त्रिभुज का ओ बी डैश। समीकरण 1। अब देखिए, इस चित्र में थोड़ा सा सुधार करेंगे हम। अब देखिए यहां पर ओ सी एफ एक त्रिभुज बन रहा है। ओ सी एफ एक त्रिभुज, ए डैश बी डैश एफ दूसरा त्रिभुज, दो त्रिभुज फिर से बन रहे हैं। दोनों त्रिभुज में क्या क्या है? ये वाला कोण 90 अंश तो ये वाला 90 अंश, ये वाला कोण जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। चूंकि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा? बराबर। और चूंकि तीनों कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे? समरूप। त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं कैसी होती है? अनुपातिक। तो हम कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ओ सी एफ, ए डैश बी डैश एफ लिख लेते हैं। ओ सी एफ व ए डैश बी डैश एफ में त्रिभुज समरूप है अतः भुजाएं कैसी होंगी? अनुपातिक होंगी। इस त्रिभुज का लंब कितना है? ओसी और इसका लंब कितना है? ए डैश बी डैश। इस त्रिभुज का आधार कितना है? ओ एफ, इसका क्या है? एफ बी डैश। समीकरण 2। अब फिर ध्यान दीजिए, ओसी क्या है? ओसी और AB दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। ओसी और AB क्या है? दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। क्या होती है समानांतर रेखाएं? जिनके बीच का अंतर हमेशा समान रहे, मतलब AB और OC क्या है? आपस में बराबर। तो इस समीकरण में हम OC की जगह क्या लिख सकते हैं? AB। चलिए लिख देते हैं, OC बराबर AB। AB बटे ए डैश बी डैश बराबर OF बटे एफ बी डैश। समीकरण 3। अब यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 3 पर गौर करें, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, मतलब इनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? आपस में बराबर। इक्वेशन 1 व 3 से OB अपॉन
ओ बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। समीकरण 4। अब हम क्या जानते हैं, सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, प्रकाश केंद्र से होकर नापी जाती है, और ये सब तो प्रकाश केंद्र से है, ये दूरी ओ बी डैश, ओ एफ, लेकिन ये नहीं है, तो इसको हम बदल देते हैं। कैसे, हमको निकालना एफ बी डैश, ये दूरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ओ एफ में से ओ बी डैश को घटा देंगे। ध्यान से देखिए, ये दूरी निकालनी है, तो इस ओ एफ में से ओ बी डैश को घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। तो मान रख देते हैं अपन, क्या रखना पड़ेगा, एफ बी डैश की जगह ओ एफ माइनस ओ बी डैश। समीकरण 5। अब हम सारी दूरियों का मान रख देते हैं। ओ बी क्या है, देखिए, ओ बी लेंस से वस्तु की दूरी, चूंकि इस दिशा में है तो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, और किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से, तो माइनस क्यू। ओ बी डैश क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, इस दिशा में है तो वो भी माइनस होगी, माइनस वी। और तीसरी चीज क्या है, ओ एफ। हम जानते हैं उत्तल लेंस का फोकस दूरी दाईं तरफ होती है, अवतल लेंस की बाईं तरफ होती है, इस तरफ होती है फोकस, तो ये भी इस तरफ है, इसलिए फोकस दूरी भी क्या होगी, माइनस, और उसको हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल एफ से। सारी दूरियां लिख दी। अब इन सारे मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 5 में रख देते हैं। ओ बी का मान रखिए माइनस यू बटे ओ बी डैश का माइनस वी बराबर ओ एफ का मान माइनस एफ बटे माइनस एफ माइनस, इसमें माइनस है और ओ बी डैश की वैल्यू भी कितनी है, माइनस वी। सबका मान रख दिया हमने, माइनस माइनस कट गया, क्या बचा, u अपॉन वी बराबर माइनस एफ, ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हमारा आया। ये हो गया हमारा समीकरण 6। अब समीकरण 6 में हम कर देते हैं तिर्यक गुणा। ठीक, तिर्यक गुणा करेंगे तो कैसे हो जाएगा, u का गुणा किससे होगा, माइनस एफ प्लस वी से, और माइनस एफ का गुणा किससे हो जाएगा, v से। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। चलिए गुणा करते हैं, माइनस यू एफ प्लस यू इंटू वी बराबर माइनस एफ वी। समीकरण 7। अब इस पूरे समीकरण में हम भाग देंगे यू वी एफ से। समीकरण में यू वी एफ से भाग देने पर, भाग दीजिए, माइनस यू एफ बटे यू वी एफ प्लस यू वी बटे यू वी एफ बराबर माइनस एफ वी बटे यू वी एफ। यू कटा एफ कटा, यू वी एफ और वी, क्या बचा यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन वी 1 अपॉन एफ बराबर माइनस 1 अपॉन यू। अब क्या करेंगे हम, माइनस 1 अपॉन वी को कर देंगे पक्षांतर। हम जानते हैं जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा। यहाँ पे ऋण 1/v माइनस है, उस पक्ष में जाके हो जाएगा प्लस, तो 1 अपॉन एफ बराबर आ जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये आ गया हमारा लेंस फॉर्मूला, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए।
तो इससे क्या स्पष्ट होता है, चाहे उत्तल लेंस हो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बने या फिर आभासी, चाहे अवतल लेंस हो, सबके लिए लेंस फॉर्मूला समान होता है, यानी कि 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u, जहां f है फोकस दूरी, v है वस्तु की दूरी और u क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रैखिक आवर्धन। हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस के सामने अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब के बनने का अध्ययन किया। हमने ये देखा कहीं पर प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, कहीं पर छोटा बनता है, कहीं पर उसके बराबर का बनता है, कहीं काल्पनिक बनता है, कहीं पर आभासी बनता है ना। तो सब जगह अलग अलग बनते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना बड़ा बना या छोटा बना बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम कहते हैं रैखिक आवर्धन। ठीक। रैखिक आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यदि प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से और वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित करें तो रैखिक आवर्धन बराबर होता है I/O, और रैखिक आवर्धन को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से। इस चित्र में ही देखिए दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाते हैं, कौन कौन से त्रिभुज ABO व A'/B'/O। फिर से इस चित्र पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ABO एक त्रिभुज, A'/B'/O दूसरा त्रिभुज। दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है? भुजा अनुपातिक हो जाती है। कैसे हो जाएगी? AB बटे A'/B' बराबर OB बटे OB'। अब AB क्या है? किसकी लंबाई है? वस्तु की। और A'/B' क्या है? किसकी लंबाई है? प्रतिबिंब की। और मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में बताया था कि जो मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई को प्लस लेते हैं, नीचे को माइनस। जैसे बाई ओर को माइनस और दाई ओर को प्लस लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ऊपर की लंबाई को प्लस लेते हैं, नीचे को माइनस। तो ऊपर की लंबाई, वस्तु भी ऊपर है और प्रतिबिंब भी क्या है? ऊपर है। तो वस्तु की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? O से, और प्रतिबिंब की लंबाई को I से। बराबर OB क्या है? किसकी दूरी? वस्तु की। वस्तु की दूरी को U से और प्रतिबिंब की दूरी को V से। दोनों इस साइड है इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। तो क्या निकला हमारा? O/I बराबर U/V। या इसको उल्टा कर दे, I/O बराबर V/U। इस मान को यदि हम यहाँ पर रख दे तो हमारा आवर्धन हो जाएगा I/O बराबर V/U। अर्थात आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी।
तो हमने क्या निकाला, आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब से की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब हम एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं जिससे हमको और अच्छे से पता चल जाएगा। एक प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 4 गुना बनता है। कितना गुना? 4 गुना। मतलब क्या दिया गया है हमको, चार गुना, मतलब क्या बता रहा है, रैखिक आवर्धन, है ना। आवर्धन बराबर हमने अभी भी क्या पढ़ा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। 4 गुना बन रहा है, मतलब हमारा आवर्धन कितना है, +4। और लेंस कैसा है, उत्तल लेंस। और क्या बोल रहा है, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 हो, f बराबर 20, तो हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हमको ज्ञात करना है। और क्या दिया गया है, फोकस दूरी कितनी है, 20, और हमको ज्ञात क्या करना है, v और u। ये दोनों चीजें हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए हल करते हैं। मान लेते हैं u बराबर -x। माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि u मतलब वस्तु की दूरी दर्पण के सामने ही होगी तो क्या होगी, माइनस होगी। ठीक, और हमारे पास क्या सूत्र है, m बराबर, सूत्र क्या था हमारा, m बराबर I/O बराबर V/U। हम इन दोनों को भी ले सकते हैं। m बराबर क्या है, V/U, ये हमारा सूत्र है। m का मान कितना है, 4 बराबर v। u हमने कितने लिया, ऋण-x। तिर्यक गुणा कर दे तो v का मान कितना आ गया, ऋण-4x। u का मान ऋण-x, v का मान ऋण-4x। ठीक, अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये है हमारे पास। f की वैल्यू हमको दी गई है 20, v की वैल्यू हमने क्या निकाली, ऋण-4x ऋण-x। u v की वैल्यू रख दी और किसकी वैल्यू रख दी, f की। ऋण क्या हो गया, धन 1/x। लघुत्तम कितना आया इसका, ऋण को ऊपर लिख लेते, लघुत्तम आया 4x, ऊपर में आएगा ऋण-1 धन 4। 1/20 बराबर 3/4x। ठीक, तिर्यक गुणा कर दीजिए, 4x बराबर कितना आएगा, 3 गुणित 20, 20 या कितना होता है, 60। 4 को इधर ले गए, 4 एकम 4, कितना बचा, 2 और 0 20, 4 पंचे 20। तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल गई, 15। अब हमने u कितना माना है, u कितना माना है, ऋण-x 20 सेंटीमीटर। इसकी इकाई लिखना भूल गई थी, कितनी है इकाई, सेंटीमीटर में। u को ऋण-x माना है तो x की वैल्यू रख दी है ऋण-15 सेंटीमीटर। तो हमारी वस्तु की दूरी क्या ज्ञात हो गई, ऋण-15 सेंटीमीटर। v ऋण-4x, ऋण-4 गुणित 15, 15 चौक 60 सेंटीमीटर। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, वस्तु की दूरी ऋण-15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी ऋण-60 सेंटीमीटर।
चलिए अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले वो है न्यूटन सूत्र। इसके लिए पहले चित्र बना लेते हैं। ये है हमारा उत्तल लेंस, ये फोकस है, दोनों इसके प्रथम और द्वितीय। इसके सामने एक वस्तु रखी है ए बी, एल ओ एल डैश। एल ओ एल डैश क्या है? एल ओ एल डैश क्या है? हमारा लेंस है, इसके सामने वस्तु रखी हुई है ए और बी। चलिए अब इसका प्रतिबिंब बनना है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा देखते हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होना चाहिए? दो नियमों का पालन हमको कराना है। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी तो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण फोकस से होकर गई दूसरी किरण फोकस से होकर गई तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। यहां पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। चित्र को फिर से समझ लीजिए कि ये है हमारा लेंस एल ओ एल डैश, इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है ए बी, जिससे चलने वाली एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो किससे होकर जाएगी? फोकस से। दूसरी फोकस से होकर गई तो कहाँ हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब न्यूटन सूत्र जो हम पढ़ने वाले वो क्या होता है? न्यूटन सूत्र ये बोलता है यदि एक फोकस से वस्तु की दूरी x1 हो, ये वस्तु रखी है, ये फोकस है, इससे इसकी दूरी x1 हो, और दूसरे फोकस यानी कि यहां से प्रतिबिंब की दूरी हो x2। प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2 हो तो न्यूटन का सूत्र बोलता है x1 x2 बराबर f1 f2, जहां पर f1 और f2 क्या है? इस लेंस की फोकस दूरी या प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी। ठीक, चलिए हम इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी F1 और O L डैश F1। ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। कौन कौन सा? चलिए लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी F1 व F1 O L डैश में दोनों त्रिभुज की क्या खासियत है देखते हैं। ये वाला कोण दोनों का कैसा है? 90 अंश। ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में बराबर, और जब दो कोण बराबर तो तीसरा कोण भी क्या होगा? बराबर। मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। समरूप हो गए तो भुजाएं कैसी होती है? अनुपातिक। चलिए त्रिभुज कैसे है? समरूप है, अतः भुजाएं कैसी होंगी? अनुपातिक। पहले का लंब क्या है? ए बी बटे दूसरे का लंब क्या है? ओ एल डैश। पहले का आधार क्या है? इसका आधार F1 B और दूसरे का आधार क्या है? O F1। समीकरण 1। ठीक, अब इधर देखिए
यहां पर फिर से क्या बन रहे हैं, दो त्रिभुज OLF2 A', B', F2। त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे हम, OLF2 व A', B' F2 में क्या खासियत है दोनों में, देखिए ये वाला कोण दोनों का कैसा है, 90 अंश, और क्या है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर, चूंकि दो कोण बराबर तो तीसरा कोण भी बराबर, अर्थात त्रिभुज समरूप, समरूप होंगे तो भुजाएं अनुपातिक, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। लंब इसका कितना है, पहले का OL बटे दूसरे का A', B' बराबर आधार कितना है, OF2 बटे F2 B', समीकरण 2। अब देखिए AB और OL क्या है, AB और OL दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, AB भी दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी है और OL भी, तो हम OL की जगह लिख सकते हैं, OL बराबर क्या लिख सकते हैं, AB, और यहां पर भी ये दो समानांतर रेखाएं हैं, इनकी बीच की दूरी क्या है, A', B' और OL', तो A', B' की जगह हम लिख सकते हैं OL', दोनों क्या है, समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो हम A', B' की जगह क्या लिखेंगे, OL'। इन दोनों मानों को हम रख देंगे समीकरण 2 में, तो OL की जगह क्या रखना है हमको, AB, और A', B' की जगह क्या रखना है, OL' बराबर OF2 अपॉन F2 B', समीकरण 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को ध्यान से देखिए, दोनों समीकरणों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है AB अपॉन OL', तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर। समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा, इसका क्या है, F1B बटे OF1 बराबर OF2 बटे F2 B', हो गया, ठीक, ये हमारा हो गया समीकरण 4। अब ये सारी राशियां है क्या, देखिए ध्यान से, क्या देखना है हमको, F1B क्या है, F1B फोकस से किसकी दूरी, वस्तु की, जिसको हमने क्या माना हुआ है, x, इस तरफ है इसलिए क्या लेंगे, माइनस। OF1 क्या है, फोकस दूरी, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से, इस तरफ है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस f। F1 दो फोकस होते हैं, एक प्रथम के लिए F1, द्वितीय के लिए F2, और OF2 क्या है, फोकस दूरी द्वितीय, लेकिन किस ओर है, उस ओर, तो क्या होगा, प्लस F2, और F2B' क्या है, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हमने कितना माना है, x2। चलिए ये सारा मान इसमें रख देते हैं अपन, F1B की जगह कितना है, माइनस x1 बटे OF1 कितना है, माइनस F1 बराबर OF2 कितना है हमारा, F2, और F2 भी कितना है यहाँ पे, x2। तिर्यक गुना कर दीजिए, तिर्यक गुना करने पर क्या हो गया, x1 x2 इज इक्वल टू F1 F2, यही हमको सिद्ध करना था।
यही है न्यूटन का सूत्र कि यदि प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 हो, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो, x2 हो, तो x1 इंटू x2 बराबर f1 इंटू f2। अब यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, यानी कि इस ओर और उस ओर, तो फोकस दूरी में सिर्फ चिन्ह बदलेगा। f1 जो है बराबर होगा f2 के बराबर f, सिर्फ चिन्ह बदलेगा, है ना। माध्यम अलग, क्योंकि फोकस दूरी अलग अलग नहीं होती है, इस तरफ होगी तो ऋणात्मक, उस तरफ होगी तो धनात्मक। अगर उस तरफ माध्यम दूसरा होता है ना, इधर हवा है उधर कांच होता या पानी होता, तो f2 बदल जाता। लेकिन चूंकि अगर दोनों केस में दोनों तरफ माध्यम समान है, तो f1 और f2 को दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो f1 बराबर क्या हो जाएगा, एक फोकस दूरी प्लस होती है, दूसरी माइनस। f1 बराबर f हुआ तो f2 बराबर हो जाएगा माइनस f। इस मान को यदि हम इसमें रखें तो x1 x2 बराबर हो जाएगा f इंटू माइनस f, यानी कि माइनस f का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हमारा न्यूटन सूत्र खत्म होता है। अब अगला हम पढ़ने वाले हैं लेंसों का संयोजन। अभी तक हम क्या देख रहे थे, एक ही लेंस है। जब हम एक से ज्यादा लेंसों को इस प्रकार रखते हैं सटाकर कि उनका मुख्य अक्ष एक ही हो, क्या एक ही होना चाहिए, मुख्य अक्ष, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेंसों का संयोजन कहते हैं। लेंसों का संयोजन। ये दो लेंस हैं हमारे पास, L1 और L2। ये दोनों लेंसों को हमने इस प्रकार रखा है कि दोनों का मुख्य अक्ष कैसा है, समान है। ठीक, तो दोनों का मुख्य अक्ष समान है, इसका अर्थ क्या है, हम दोनों को एक साथ रख सकते हैं। मान लीजिए इसके सामने एक वस्तु रखी है O, जिसका प्रतिबिंब प्रथम लेंस द्वारा बनता है I1। पहली किरण गई, ठीक है, दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से होकर गई तो क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। तो दोनों किरणें कहां पर मिली, तो प्रतिबिंब बन गया I1। अब ये जो I1 है ये दूसरे लेंस के लिए किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, और हमको अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है I। ध्यान से समझिए, लेंसों को अपन ने दो लेंसों को जोड़ दिया है। यदि हम अलग अलग ले तो पहले लेंस L1 के द्वारा O का प्रतिबिंब बन रहा है I1 पर, यही I1 दूसरे के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है और अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है I। अब अलग अलग ना लेकर के यदि हम उसको एक ले तो O का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पर बन रहा है। ठीक, पहले हम अलग अलग देखेंगे, फिर जब संयुक्त निकालेंगे तो एक साथ लेंगे। पहले देखते हैं, पहला लेंस L1 द्वारा O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। ठीक, तो लेंस सूत्र से प्रथम लेंस के लिए हम लोग मान रहे हैं फोकस दूरी है f1 और द्वितीय के लिए है f2।
तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v होता है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब क्या बन रहा है I1, तो उसका प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे हम, v1। वस्तु कितनी है, 1/u। वस्तु की दूरी को हमने ले लिया है u, प्रतिबिंब I1 की दूरी को हमने लिया है v1, और I की दूरी को हमने लिया है v। ठीक, तो लेंस सूत्र होता है 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। प्रतिबिंब v1 है किसके लिए, L1 के लिए, और वस्तु क्या है u। तो ये पहले के लिए हो गया। अब L2, लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, v1, और प्रतिबिंब किस पे बन रहा है, I पर, यानी कि v पर। तो उसके लिए लेंस फॉर्मूला से क्या हो गया, दूसरे लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं f2 है, तो कितना हो गया 1/v, अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। और वस्तु का काम क्या कर रहा है I1, इसलिए वस्तु की जगह क्या लेंगे अपन, v1। दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 + 2, 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। क्या बचा, 1/f1 + 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, समीकरण 3। ठीक, अब दो लेंस ना समझ करके हम L1 और L2 को एक लेंस समझे, है ना, दोनों को एक लेंस समझे, और उसकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम ले कैपिटल F। तो O का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, I पर, तो संयुक्त लेंस के लिए वस्तु क्या है O, प्रतिबिंब क्या है I। तो संयुक्त लेंस के लिए जब हम लेंस फॉर्मूला निकालेंगे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F, इसके लिए प्रतिबिंब V, वस्तु U, समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को देखिए, दोनों का दायां पक्ष आपस में बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो गया साथ में रखे दो लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला। यदि कुछ इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, यदि हमने दो लेंस रखा है और दोनों उत्तल है तो संयुक्त लेंस भी उत्तल लेंस ही रहेगा। यदि दोनों अवतल है तो संयुक्त लेंस भी अवतल लेंस होता है। अब तब क्या होगा जब एक उत्तल है और दूसरा उत्तल, जैसे हमने रखा ये हमारा उत्तल है, इसके साथ में रखा है हमने अवतल। इस स्थिति में क्या होगा, 2-3 स्थितियां हम देख लेते हैं। लेंस सूत्र में यदि हम उचित चिन्हों का प्रयोग करें, प्रथम लेंस है हमारा उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी होती है धनात्मक, क्योंकि उसका फोकस इस ओर बनता है, और अवतल लेंस का क्या होता है ऋणात्मक। तो यदि एक उत्तल है एक अवतल तो F2 को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। चलिए माइनस ले लेते हैं। F1 F2 लघुत्तम निकाले, इधर क्या आया F2 माइनस F1, इसको उल्टा कर दे तो F बराबर निकल गया F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए। यदि पहले तो हमने बता दिया यदि दोनों उत्तल है तो संयुक्त लेंस भी क्या होगा, उत्तल। दोनों अवतल है तो संयुक्त लेंस भी क्या होगा, अवतल। अब दिक्कत यह है जब एक उत्तल हो एक लवतल हो तो क्या होगा। पहली स्थिति देखिए, F1 is less than F2, F1 छोटा है F2 से, तो बड़ी में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो क्या आता है, धनात्मक की ऋणात्मक। बड़ी संख्या में से F1 छोटा है F2 बड़ा, बड़ी में से छोटी संख्या को घटाएंगे धनात्मक राशि आएगी, मतलब आपका F कितना निकलेगा, धनात्मक।
और फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की। मतलब यदि हम दो लेंसों को इस प्रकार संयोजित करें कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम हो, अवतल लेंस की ज्यादा हो, तो संयुक्त लेंस किसकी तरह कार्य करेगा? उत्तल लेंस की तरह। सेकेंड कंडीशन देखिए, यदि f1 इज ग्रेटर देन f2, f2 में से f1 को घटाना है, छोटी में से बड़ी को घटाएंगे, बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, मतलब हमारा रिजल्ट कितना आएगा? ऋणात्मक। और ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल लेंस की। मतलब संयुक्त लेंस किस तरह कार्य करेगा? अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। तीसरा, यदि f1 इज इक्वल टू f2, दोनों बराबर होंगे तब क्या होगा? दोनों बराबर है तो दोनों को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 0। और f का मान 1/0 मतलब अनंत। 1/0 मतलब f का मान कितना हो जाएगा? अनंत। और फोकस दूरी किसकी अनंत होती है? समतल प्लेट की। तो जो संयुक्त लेंस है ना तो वो अवतल लेंस होगा, ना ही उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? वो समतल प्लेट की तरह कार्य करता है। तो आज हमने क्या देखा? हमने आज ये देखा, न्यूटन सूत्र देखा, और क्या देखा? लेंस सूत्र देखा। किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। जिससे क्या पता चला हमको कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस सबके लिए लेंस सूत्र समान होता है। न्यूटन सूत्र में हमने देखा कि प्रथम लेंस से वस्तु की दूरी x1 और प्रतिबिंब की दूरी द्वितीय फोकस से x2 हो तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू f1 इंटू f2। और तीसरा हमने देखा आज अभी, दो लेंसों को यदि हम संयुक्त करें तो उसकी फोकस, जो संयुक्त लेंस है वो कैसे कार्य करेगा, है ना? कि कब f1 इस 3 स्थितियां देखी, यदि कम है उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो संयुक्त लेंस भी उत्तल लेंस की तरह, यदि ज्यादा है अवतल लेंस से तो संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह, और यदि बराबर है तो वो लेंस की तरह ही कार्य नहीं करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? समतल प्लेट की तरह कार्य करता है। तो आज हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।